सोशल मीडिया में एज एन करियर के तौर पे आप आने वाले 4-5 सालों में खुद को कहाँ देख। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ में है अमित गणवीर, आपके फेवरेट नागपुरी टेक से। अमित, वेलकम टू द शो। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। यस अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। काफी दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आपको बुलाए और आपका समय आज फाइनली हमें मिल ही गया। नागपुरी टेक ये आज काफी वायरल है और काफी लोगों को पसंद आ रहा है। जीजा साला स्पेशली, दर्शन नहीं है आज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो आने वाले समय में हमारे साथ में होंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि नागपुरी टेक बनने से पहले अमित गणवीर कौन था और क्या करता था बेसिकली। नागपुरी टेक चाहे यूट्यूब पे बोलो चाहे इंस्टाग्राम पे, नागपुरी टेक होने के पहले मैं एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स में पढ़ाई करता था। वहां से पास आउट होने के बाद मैं इंडस्ट्री में मतलब हिंदी टीवी सीरीज में या हिंदी फिल्मों में काम करता था और अभी भी करता हूँ। ओके। तो मैं बेसिकली एक एक्टर था और जो कि आज भी हूँ। अच्छा, ओके। हमने आपको क्राइम पेट्रोल में देखा था कुछ एपिसोड्स में, तो कैसे क्या आप वहां तक पहुंचे बेसिकली। क्राइम पेट्रोल में 2015 से एज एन एक्टर काम करता हूँ। तो मैं थिएटर करता था। थिएटर से भी पहले मैं ऑडिशन देने चला गया था मुंबई में। अच्छा। तो फिर मैं शॉर्टलिस्ट हुआ क्राइम पेट्रोल के लिए, लेकिन जब तक शॉर्टलिस्ट होऊंगा मैं तब तक मैं थिएटर की दुनिया में आ चुका था। तो मेरे सीनियर्स जाते थे इंटरव्यू देने, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चुपचाप ऑडिशन देने चले जाता था और फिर वैसे जाके मैं काम करता था। जैसे यहाँ से समय मिला ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो मैं उस तरीके से ऑडिशन देके ही क्राइम पेट्रोल में गया हूँ। लोगों को ऐसा लगता है अभी अभी कि पहले मैं कंटेंट क्रिएशन करता था और कंटेंट क्रिएशन के बाद मैं क्राइम पेट्रोल में गया, पर ऐसा नहीं है। पहले मैं टीवी में काम किया, बाद में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में आया हूँ। ओके ओके। जब हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन की, तो सबसे पहले आपने जैसे कहा कि आप नाटक में थे, तो आप बहुजन रंगमंच से आपने अपना करियर स्टार्ट किया। बहुजन तो रंगभूमि, वो जो आपका जर्नी है बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं। बहुजन रंगभूमि में मैं 2011 की एंड में गया। ओके। बड़े वेल नोन डायरेक्टर है नागपुर के, तुषार इंगड़े दादा, उन्होंने मुझे थिएटर की दुनिया दिखाई। ओके। तो मैं तो पहले ही मैंने बताया ना, हालांकि कि मैं चला गया था मुंबई ऑडिशंस देने, और मुझे मुंबई जाने के बाद पता चलता है कि पानी, तालाब, समुद्र कितना गहरा है। करेक्ट। तो मुझे थिएटर करने की जरूरत है, ये मुंबई जाने के बाद पता चला। लेकिन थिएटर क्या होता है, कैसा होता है, थिएटर म्हणजे काय, नाटक म्हणजे काय, हेच नव्हतं माहिती। अच्छा। तो मैंने एक दिन मैसेज कर दिया तुषार दादा को कि मेरे लिए कुछ है तो बताओ। तो उन्होंने पूछा कि नाटक में काम करेगा क्या। मुझे तो काम चाहिए था। करेक्ट। तो मैंने बोला बिल्कुल करूंगा। फिर उन्होंने वीरेंद्र दादा से मिलाया। और फिर मैं थिएटर की दुनिया में आया, एंटर हुआ। ओके। फिर थिएटर की दुनिया इतनी बड़ी थी अपने आप में कि मुझे थिएटर से प्यार हो गया। ओके। और मैंने सारी जो चीजें है अभिनय, एक्टिंग से रिलेटेड सारी चीजें, छोटी से छोटी, पैर के नाखून से सिर के बाल तक, वो थिएटर से ही सीखी। ओके। तो इस तरीके से मैं तुषार इंगड़े दादा की वजह से थिएटर में एंटर हुआ। तो आप जब थिएटर में थे उस दौरान आपने कौन कौन से प्रयोग या नाटक किए बेसिकली। चाइल्ड प्ले मैंने किया था, बाल नाटक। तो वो बाल नाटक परफॉर्म हो नहीं सका। ओके। पाउस करके था। उसके बाद फिर मैंने पाउस के बाद थेम थेम श्वास किया। जब मैं बाल नहीं था तभी भी किया, क्योंकि मैं छोटा दिखता था। अच्छा। तो पता नहीं चलता था। कॉम्पिटिशन्स में नहीं, शोज में किया। ठीक है। तो फिर चाइल्ड प्ले हो गया मेरा, पाउस के बाद थेम थेम श्वास करके, और फिर मैं फिर लौट आऊंगा। अच्छा। वहां से अपना लीड रोल बोल सकते हैं या मेन रोल बोल सकते हैं। मैं फिर लौट आऊंगा से स्टार्ट किया। उसके बाद स्टार्टिंग में तो 3 साल तक मैं थिएटर में चाय लाना, स्टेज को झाड़ू मारना, यही करता था। अच्छा। और छोटे मोटे रोल करता था। ओके। और उस दौरान मैंने घायाळ पाखरा करके 150 उसके प्रयोग किए। वंडरफुल। और द लॉस्ट ह्यूमंस करके प्ले था। ओके। द लॉस्ट ह्यूमंस, घायाळ पाखरा, और हिटलर की आधी मौत। वो मेरा एक ऐसा पहला नाटक, बड़ा नाटक था जिसमें मुझे एक्टिंग करने का मौका मिला। मेरे अंदर क्या टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिला। अमित भी एक्टिंग कर सकता है तगड़ी वाली, ये सबको पता चला। ओके। और उसके बाद फिर मैं फिर लौट आऊंगा। इस नाटक के बाद मैं हर बार लीड ही करते था। मैंने छोटा रोल कभी किया नहीं फिर। वाह वाह वाह। जब हम बात करते हैं आपके नाटक के एक्सपीरियंस की और क्राइम पेट्रोल की एक्सपीरियंस की, तो क्या फर्क आपको दिखता है बेसिकली इस इंडस्ट्री में और उस इंडस्ट्री में। देखिए, इंडस्ट्री बोलने के बदले हम लोग माध्यम ही बोले, मीडियम, दोनों मीडियम बहुत अलग है। वो स्क्रीन एक्टिंग है, वहाँ रीटेक हो सकता है। और ये है
स्टेज एक्टिंग, बराबर। यहाँ रिटेक नहीं हो सकता, यहाँ टाइम पे आपको अपना टैलेंट के हिसाब से इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप अटक गए, रुक गए, तो इसीलिए थिएटर में क्या होता है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि कैमरे एक्टिंग में प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, लेकिन कैमरा में आप हर एक बारीक से बारीक चीजें आप पकड़ लोगे, और वो जो आपने बैक स्टोरी बनाई है कैरेक्टर के लिए, जो आपने एनालिसिस किया है कैरेक्टर, वो आप रिटेक के द्वारा दोबारा कर सकते हो। ओके। बट नाटक में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है बहुत ज्यादा। करेक्ट। तो वो फर्क इतना है कि यहाँ पे हम रिटेक ले सकते हैं, वहां रिटेक नहीं ले सकते। हाँ। वहां पे थोड़ी लाउड एक्टिंग होती है, क्योंकि हम्म। जैसे थिएटर में अभी बोला, ये इकड़े रे इकड़े, ये नहीं चलेगा, ये कैमरे में चलेगा, इधर आओ भाई, ये कैमरे में चलेगा, समझ में आएगा, माइक होता है, आवाज आती है, सारी चीजें। लेकिन थिएटर में हमको थोड़ा बहुत ऐसा करना ही पड़ता है, ए इकड़े ये, इस तरीके की एक्टिंग। और एज एन एक्टर मैं बता रहा हूँ, बराबर। दोनों डिफरेंस है। अब एज एन ऑडियंस बताता हूँ, तो यहाँ पे फिल्म में ह्यूज ऑडियंस है स्क्रीन एक्टिंग में, करेक्ट। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, क्या मोबाइल से हम लोग सोशल मीडिया में बना रहे हो कंटेंट स्क्रीन के लिए, या फिर फिल्म बना रहे हो, वेब सीरीज बना रहे हो, टीवी सीरीज, ह्यूज ऑडियंस है। लेकिन नाटक में एक हॉल में 1000 से 1200 या जितने लोग आ सकते हैं उतने, तो उन 1000-1200 लोगों के लिए वन टाइम शो होता है सारा। करेक्ट। तो वो 1000-1200 लोगों के लिए हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पर यहाँ पे चलते ही रहता है। चलते रहता है। और ये कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स याद करना, लंबी लंबी स्क्रिप्ट्स एक साथ पूरा याद करना भी आपको एक साथ नाटक में करना पड़ता होगा। फिल्मों में भी करना पड़ता है। यस यस, फिल्मों में लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग रीटेक या वापस चीजें कर सकते हैं। हाँ, फंबल हुआ तो रिटेक फंबल कर हुआ सकते तो हैं, ये retake बोल कर रहा हूँ। सकते हैं। एब्सोल्युटली। ये करते करते आप जब सोशल मीडिया पे आए, और इस सोशल मीडिया पे आने का आइडिया आपको बेसिकली कब आया कि यार अभी मुझे सोशल मीडिया भी चालू करना चाहिए और उसमें भी अपनी एक्टिंग और कलाकारी दिखाते रहनी चाहिए? देखिए क्या था ना, 2019 हम लोग पास आउट हुए एकेडमी से, मैं तो पास आउट हुआ, और दर्शन का सेकंड ईयर था एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो अभी मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने विजय वर्मा सर के साथ एक फिल्म की थी 2018 में, उसका बस डबिंग निपटा के मैं आया था नागपुर। ओके। और कोविड लग गया। हाँ। अब कोविड लग गया तो सब लोग अपना शहर जहाँ पे काम कर रहे हैं, कर्म भूमि छोड़ के अपनी मातृभूमि में चले गए। तो मैं नागपुर आया, और पहला लॉकडाउन, उसके बाद करने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरे पास भी, दर्शन के पास भी। ऑडिशन भी बंद हो चुके थे, टीवी सीरीज सब कुछ बंद हो चुका था। बराबर। तो म्हणतात ना, मतलब वो कीड़ा बोलते ना, वो काटता है आपको कि काहीतरी केलं, कुछ तो भी करना चाहिए, काहीतरी केलं पाहिजे असं। तो फिर मैंने और दर्शन ने बोला कि चल यार मोबाइल से ना अपन वीडियो शूट करते हैं, यूट्यूब के लिए बनाते हैं। तो पहला ही वीडियो हमने कुछ तो लोग कहेंगे करके बनाया। तब हमारे चैनल का नाम था नागपुरी टेक, सॉरी एम्पलीफायर 50। ऐसे कुछ भी नाम था रैंडमली, और जब लोग सर्च करते थे तो एम्पलीफायर आता था, वो टेप वाला। बराबर। तो हम लोगों ने पहला वीडियो बनाया, लोगों को पसंद आने लगा। सबसे बड़ी चीज थी कि हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बनाया। बराबर। उसके बाद पहला वीडियो, दूसरा वीडियो हम बनाते गए यूट्यूब के लिए, हमने चालू यूट्यूब से किया है। ठीक है। फिर यूट्यूब के बाद हम लोग इंस्टाग्राम पे आए। ओके। ऐसा तब 2019 में आप इंस्टाग्राम पे आए? 2020 में आप इंस्टाग्राम पे आए? और 2020 में ही हम, क्योंकि लॉकडाउन तो मार्च अप्रैल में लगा था ना, बराबर। तो मार्च लॉकडाउन 2020 मार्च अप्रैल में ही हमने यूट्यूब के लिए क्रिएट करना चालू कर दिया था। ओके। तो उसमें आपको कब ऐसा लगा कि यार मेरा वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, और खासकर आप जैसे जब लोग कमेंट्स करते थे। हाँ हाँ, और विदर्भियन लैंग्वेज हम लोग बोलते थे, जिसको हम लोग वराड़ी कहते हैं। तो कोई एक ऐसे कुछ वीडियोस जो कि बहुत ज्यादा चल गए इनिशियल स्टेजेस पे? हाँ, इनिशियल स्टेजेस पे पहला ही वीडियो थोड़ा बहुत, मतलब उस पे 500-600 व्यूज आए थे, लेकिन कमेंट के अनुसार हम लोगों को पता चल गया था कि ये लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा। मतलब हम लोगों ने वो पहला वीडियो बहुत जगह पे शेयर कर दिया था, तो जो सबसे पास वाला है, पड़ोसी भी उस वीडियो की तारीफ कर रहा था। तो हम लोगों को इतना समझ में आ गया था कि हमने जो किया है वो कुछ भी नहीं किया है। हाँ। मतलब, और हर बार ये रहता है ना कि आप जितना सहज करोगे, एफर्ट्स लगा के एक्टिंग करना, बराबर, वो नाटक में कर सकते हैं। एफर्टलेस, वहां पे कोई भी एक्टर एफर्टलेस एक्टिंग जब करता है तो लोगों को ज्यादा पसंद आता है। बराबर है। तो हम लोगों ने पहला वीडियो जब किया तो लोगों की कमेंट्स के अनुसार हम लोग को पता चल गया था कि हम अच्छा कर रहे हैं। करेक्ट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पॉपअप अगर हमारा कोई हुआ रहेगा या वायरल हुआ रहेगा वीडियो, तो वो था लॉकडाउन आणि मास्क वर चर्चा। ओके। वो 2 दिन में 1.5 लाख गया था, और हर जगह हमारी बूम थी। ओके। और बाकी तो कैरेक्टर्स को लेके हम लोग करते ही थे।
करेक्ट हर है, बार पसंद आता था लोगों बराबर। अभी जब हम देख रहे हैं कि 0 से लेके अभी कुछ 90 के 91 के कुछ आसपास में इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोअर है, सून वो 1 लाख के आसपास हो जाएगा। तो इसमें एक कैरेक्टर आप लोग यूज कर रहे हैं जीजा साला का, को। तो वो बेसिकली कहाँ से सोच आई आपकी कि ये जीजा साला करते हैं बेसिकली ऐसा? हाँ, हम लोगों ने ना एक दिन रात को वीडियो बनाना है, नेक्स्ट डे वीडियो छोड़ना था, तो वीडियो बनाना है, कुछ था नहीं कंटेंट, हम लोग बैठे, मैंने कहा जीजा साला कैरेक्टर करते हैं। हम्म तो तेरी बहन को 3 गालियां दे, हम्म मतलब तेरे परिवार वालों को 3 गालियां दे, मैं मेरे परिवार वालों को, हम्म, ऐसा कुछ था वो बनाया, वो बहुत अच्छा लगा लोगों को। हाँ कोराडी से आते आते जीजा और साला दारू पी के आ रहे हैं, ऐसा कुछ हमने बनाया, वो भी रिलेट कर गया, क्योंकि हर फंक्शन के बाद जाते ही है जीजा बराबर है, साला तो वो लोगों को बहुत रिलेट कर गया। हाँ उसके बाद हम लोगों ने ना उसका कंटिन्यू कंटिन्यू रखा, वो सारी चीजें, वो कंटेंट ही कंटिन्यू रखा। हम्म, तो एक वीडियो हमने बनाया था, वो लोगों को पसंद आते गया, और फिर हम जीजा साला बनाते गए। ओके ऐसा ओके है, हाँ। तो मतलब जेठालाल और सुंदर वाली स्टोरी लोगों को समझ में आने लगी करेक्ट हमारे कंटेंट के हिसाब से। करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। तो इसी इसी जरिए हमने देखा है कि दर्शन आपके साथ में हमेशा रहता है, और ये जीजा साला चलते रहता है। अमित, दुनिया का एक सवाल है कि भैया आप सही में जीजा साला हो क्या? ये राज तो राज ही रहना चाहिए। लेकिन मैं पूछूं अगर कि अमित, दर्शन से आपकी दोस्ती कैसे हुई, तो उसके बारे में बता पाएंगे? दर्शन, मैं जिस दिन पहले दिन थिएटर के दरवाजे पे जा रहा था, हाँ तो मुझे चौक पे लेने आने वाला जो इंसान था, रिसीव करने वाला, वो दर्शन था। ओके तो हालांकि वो मेरे थिएटर का सीनियर है, हाँ पर वो बोलते ना कि 2 साल आप बैठे किसी के साथ रूम में, हाँ या फिर रूम शेयर किया तो कुछ नहीं हो सकता, रिदम नहीं मैच हुई तो उसकी पहले ही दिन, पहले सेकंड में मेरी और उसकी रिदम मैच हो गई थी। वाह तो आज हमारी दोस्ती को 15 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। हम्म और दर्शन मेरा थिएटर का दोस्त है, थिएटर का सीनियर है वो मेरा। हम्म और हम लोगों ने एकेडमिक्स भी साथ में किया है, 1 साल बाद आया वो एकेडमिक्स में, लेकिन ओके साथ में किया, थिएटर साथ में किया, आज कंटेंट भी साथ में कर रहे हैं। बराबर तो दर्शन मेरा 15 साल पुराना थिएटर वाला दोस्त है। ओके ओके। अभी इंस्टाग्राम के थ्रू आप बेसिकली कहाँ जाना चाहते हैं, मतलब क्या देख रहे हैं आपको, अपने आप को और दर्शन की जर्नी को बेसिकली सिर्फ सोशल मीडिया पे रखना चाहते हैं, या फिर आप उसको बड़े पर्दे पे लेके जाना चाहते हैं? 3 प्लेटफॉर्म तो है हमारे पास, ठीक है। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। हम्म और इसके बाद हम लोग अपने आप को बड़े पर्दे पे, कौन नहीं चाहेगा अपने आप को ले जाना, तो हम्म हम लोग तो जाहिर सी बात है चाहते ही है और कर भी रहे काम। ओके हाल ही में हमने एक फिल्म की है, हम्म नाम मैं बताऊंगा, मराठी फिल्म है। ओके अच्छा कैरेक्टर है दर्शन का भी, मेरा भी अच्छा कैरेक्टर है। ओके तो हम चाहते हैं कि हम यस बड़े पर्दे के लिए काम करें, हम्म और कंटेंट क्रिएशन से पहले भी करते थे, अभी थोड़ा चाहते हैं कि कैरेक्टर बड़ा मिले, ह्यूज ब्रेक मिले। करेक्ट तो बस उस लिए जद्दोजहद चालू है। बिल्कुल बहुत लोग हमको बिग बॉस वगैरह सजेस्ट करते हैं, हम्म पर हमारा बिग बॉस रेदर देन बिग बॉस फिल्मों में काम करना है, वेब हाँ। सीरीज में काम करना है, यही रहा है। एज एन एक्टर हम लोग कह सकते हैं कि फेस को और रिकॉग्नाइजेशन आउट ऑफ महाराष्ट्र या आउट ऑफ नागपुर, उसको हम्म रिकॉग्नाइजेशन, और जो स्टडी आपने किया है, जो पढ़ाई है, जो एक्टिंग की तैयारी है, जो हम्म नाट्यगृह में तैयारी है, उन सब चीजों से लगता है कि यू डिजर्व मोर। तो कब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हम अमित को इस मूवी में देख पाएंगे, ऐसा हमें कब तक होने वाला है ये चमत्कार? बड़ा ब्रेक तो वो तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं बता सकता कि कब मिले, हो सकता है कल मिल जाए, करेक्ट है ना, हो सकता है 1 साल लग जाए, हम्म पर मिलेगा जरूर, होगा जरूर। बिल्कुल पर हमारी जो फिल्म आ रही है अभी मराठी, जो मैंने बताया, हाँ मार्च अप्रैल तक आ रही है, ठीक है उसमें आपको दर्शन भी बड़े रोल में दिखने मिलेगा, हाँ हाँ मैं भी अच्छा कैरेक्टर में दिखने मिलूंगा, बिल्कुल और बड़ी स्टार कास्ट के साथ है। ओके और डायरेक्टर वेल नोन डायरेक्टर है वेरी निखिल गुड महाजन सर, जी उनके फिल्मों में हमने काम किया, ओके। फिल्म में सॉरी। एज एन नागपुरियन, एज एन विदर्भियन, हम लोगों की मराठी की एक पर्टिकुलर टोन है, हम्म उसे हम लोग वराड़ी की भाषा के तौर पे जानते हैं। हम्म तो ये सब लेके आप जब मराठी इंडस्ट्री या मराठी लोगों के बीच में डेडिकेटेड जाते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन या कोई ऐसा अपोज आपको फील होता है ऐसा कि काम में या काम करने के तरीके में कुछ अलग है, या हमें कुछ अलग रखा गया है? रीजनल लैंग्वेज की हम बात करें, हम्म तो वो तो रीजन के हिसाब से ही रहती है। हम्म अब ज्यादा से ज्यादा मेरी पहुंच कहाँ तक रहेगी, अगर मैं मराठी में कंटेंट भरा तो महाराष्ट्र तक, जिन लोगों को मराठी महाराष्ट्रियन वीडियो समझ में आते हैं। बराबर
मेरा हमेशा से ये रहा है, मेरा और दर्शन का दोनों का, प्रत्येक भाषेची एक गंमत, मतलब हर एक लैंग्वेज की एक गम्मत होती है. सही बात है. अब देखो ना, सैराट फिल्म आई, हम्म. वो उनके रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन वर्ल्ड वाइड वो लोग चल गई. वो हिट हुई ना फिल्म. तो मेरी जो भाषा है, मैं नहीं कह सकता मेरी भाषा खराब है. क्यों कहूंगा? मेरी भाषा है. सही बात है. तो हर एक भाषा की एक गम्मत होती है. अब वो शुद्ध है अशुद्ध है, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, वहां के लोग. क्योंकि मैं बचपन से मम्मी से भी वैसी बात करता हूँ, पापा से भी, पड़ोसी से भी, और वही मैं कंटेंट में भी डाल रहा हूँ. सही है. जो लैंग्वेज में मैं कंटेंट बना रहा हूँ, वही तो लोगों को हिट कर जाती है ना, कि यार हम लोग, ये हमारी भाषा है. बराबर है. अब वो उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग बोलते की ही तुमची भाषा अशुद्ध आहे. अरे पुस्तकात लिहिली आहे म्हणजे का माझी भाषा तुमची भाषा शुद्ध आणि माझी भाषा अशुद्ध? माझी लैंग्वेज है. तो हम लोगों ने भाषा वैसी ही रखी है पहले से, बराबर. क्योंकि हम लोगों को मालूम है भाषा रिलेट कर लेते हैं लोग. करेक्ट. लैंग्वेज रिलेट कर लेते. सही बात है. वर्ल्ड वाइड पहुंचने के लिए हिंदी लैंग्वेज है. वो हिंदी लैंग्वेज में जल्द से जल्द हम लोग कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे. ओके. मतलब ऑल ओवर इंडिया में वो हम लोग पहुंच सके. करेक्ट. रही बात रीजनल लैंग्वेज की, तो हम अपनी भाषा से प्यार करते हैं. बिल्कुल. और हम अपनी भाषा में कंटेंट बनाएंगे. हाँ. और लोगों को उतना रिलेट करवाएंगे, उतना हंसाएंगे, बिल्कुल एंटरटेन करवाएंगे. डेफिनेटली. अमित, नागपुरी टेक में आप मराठी लैंग्वेज जो है वो वराडी भाषा में इस्तेमाल करते हो, तो लोग इसका क्या मजाक उड़ाते हैं? मजाक तो कोई नहीं उड़ाता. कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार ये कैसी भाषा आप लोग यूज करते हो. मेरा उन सब जो लोग बोलते हैं ऐसा, उनको बोलना ये है कि भाषा तो भाषा होती है. बराबर. मैं इस नागपुर सिटी में पैदा हुआ, पला बड़ा, मेरा आजू वाला बाजू वाला, मेरी मम्मी पापा सब लोग इसी भाषा में बात करते हैं. तो मुझे ये भाषा बोलने में शर्म क्यों आएगी? मुझे शर्म बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए मैं कंटेंट भी इसी भाषा में क्रिएट करता हूँ. ओके. और एफर्टलेस यूज करता हूँ. अगर आप वराडी भाषा की बात करो ना, तो लोग बहुत एफर्ट लगा के बात करते हैं. मल्ले तुल्य ऐसी भाषा है नहीं. एफर्टलेस भाषा है हमारी. और कोई भी भाषा शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है. बराबर. भाषा तो भाषा होती है. किताबों में लिखी गई वो भाषा शुद्ध है, और हम ग्रामीण की भाषा जो बोल रहे हैं वो अशुद्ध है. ऐसा हो नहीं सकता. अगर ऐसा होता तो सैराट जैसी ह्यूज फिल्म, वर्ल्ड वाइड फिल्म हिट नहीं होती. करेक्ट है. तो सैराट में भी ग्रामीण भाषा को यूज किया गया, उनकी रीजनल लैंग्वेज को यूज किया गया. तो हमारी रीजनल लैंग्वेज से हमें प्यार है, इसलिए हम लोग क्रिएट करते हैं. अमित, इसमें आप जो स्क्रिप्टिंग वगैरह करते हैं, जो वर्डिंग लिखते हैं, वो कौन करता है बेसिकली? मैं करता हूँ. हाँ. कभी कभी दर्शन और मैं, हम लोग दोनों डिसाइड करते हैं. ओके. टॉपिक आ गया तो उस टॉपिक को एग्जैगरेट करें, और कैसे डिस्कस कर सकते हैं उस पर हम लोग तो डिस्कशन करते हैं. ओके. रील बनाते वक्त लोगों तक कैसे पहुंचेगी वो. हाँ. तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत होता है. तो हम लोग बराबर. इम्प्रोवाइजेशन का जो पार्ट है वो दोनों मिलके करते हैं. कभी कभी मैं कॉन्सेप्ट खुद ही लिख लेता हूँ. बहुत बढ़िया. जैसे हम मुंबई एक तरफ है जहाँ पे सारा का सारा इंडस्ट्री है, सारे काम वहाँ होते हैं, सारी चीजें वहाँ होती है. उसके कंपेयर में जब हम नागपुर रहते हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है आपको काम ले पाना, बड़े बैनर के तले पहुंच पाना, क्योंकि कई बार लोग तुरंत बुला लेते हैं या चीजें करवा लेते हैं. तो क्या होता है ऐसा कि काम छूटता है, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे मुंबई में रहना चाहिए था, नागपुर में रह रहा हूँ मैं, गलत है क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा है? हाँ, ये दोनों चीजें 50-50 बोल सकता हूँ. कि कभी कभी होता है. अभी हम लोग पहले मुंबई से ऑडिशन देना और मुंबई से काम करना करते थे. एक 1-1.5 सालों में पहले की बात है. तो लोगों को यही लगता था वहां के जो लोग हम लोगों को काम दे रहे, कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलो, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर बोलो, कभी कभी तो लाइन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर भी हम लोग बुला लेते थे कि अमित कल सेट पे फ्री है क्या, तू पहुंचेगा क्या इतने बजे. ओके. रही बात क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी सीरीज बोलो या फिर एपिसोडिक्स बोलो. बराबर है. अभी वैसा वाला काम मुश्किल हो जाता है. अगर वो लोग तुरंत टाइम पे बुला रहे हम लोगों को, तो नहीं पहुंच सकते. सही बात है. बड़े फिल्मों की ऑडिशंस देना यहाँ से चालू है. ऑनलाइन सब कुछ है. ऑनलाइन ऑडिशंस आते हैं, ऑनलाइन ऑडिशन देते हैं. दर्शन भी देता है, मैं भी देता हूँ. ओके. कोमल भी देता है. और कई बार ऑडिशन सुपर शॉर्टलिस्टेड होता है. ओके. कई बार ऑडिशन रिजेक्ट होता है. और कई बार हम लोग काम मिल जाता है. ओके. तो वो वाला फर्क है 50-50 वाला. मतलब यहाँ से काम मिल तो रहा है, पर अगर इंस्टेंट वाली चीज रही, जिन लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर चुका, उन्होंने कल सेट पे बुलाया सुबह, तो जाना मुश्किल है. सही बात है. ये चीज है. करेक्ट है. क्या हम लोग ऐसा देख पा रहे हैं नागपुर को कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी रीजनल मूवीज बनना स्टार्ट हो रही है, और ये आने वाले समय में एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया बन सकता है, ऐसा आपको लगता है?
बन सकता है सर, कैसा है ना, यहाँ पे मूवी तो बन जाती है। मैं दूसरे सिटी की बात नहीं करूंगा, नागपुर से हूँ तो नागपुर का ही बताता हूँ। फिल्म तो बन जाती है, लेकिन फिल्म आपकी लगती है यहाँ पे सिर्फ एक आध थिएटर में। अच्छा। मराठी फिल्म ही नहीं बोलूंगा मैं, हिंदी फिल्म का भी ऐसा ही होता है जो नागपुर में बनती है। ओके। चेहरा द अननोन मास्क एक फिल्म बनी थी, बहुत उम्मीदें थी उस फिल्म को लेके मुझे, मतलब मैं तो तब मैंने शुरुआत भी नहीं की थी, पर यहाँ पे फिल्में बन जाती है और वो फिल्में आउट होने में ही बहुत टाइम लगता है। ओके। बन गई, बनाने वाले 10 लाख में भी बनाते, हालांकि बनती नहीं 10 लाख में फिल्म, लेकिन बना लेते, लेकिन रिलीज करने के लिए बहुत मुश्किल जाती है। करेक्ट है। तो वो चीज है ना, कुठलाही कोई भी आर्टिस्ट, यार मैं एक मूवी में काम कर रहा हूँ, मैं अभी ना मेरी मूवी आने वाली है, ये सोच के बहुत होप है उसको मेरी मूवी आएगी। जैसे मूवी बन गई, एडिट हो गई, रिलीज के टाइम तक मूवी पहुंचते पहुंचते वो एक आध थिएटर में लगती है और वही खत्म, 2 दिन 3 दिन रह के खत्म हो जाती है। उससे आर्टिस्ट को डिमोटिवेशन भी होता है, बहुत करेक्ट डिमोटिव होता है आर्टिस्ट, डिमोटिवेट। तो है, अगर आपको अच्छे से काम करना है तो बॉम्बे, फिलहाल की कंडीशन में बॉम्बे मुंबई में ही जाके आपको काम करना पड़ेगा। मुंबई की ही फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस, ओके। अगर मुंबई का कोई प्रोडक्शन हाउस आके नागपुर में काम फिल्म करवाता बना रहा है, वो हो सकता है। ओके। पर नागपुर का ही छोटा लोकल प्रोडक्शन हाउस अगर है, जैसा एक फिल्म बनी है जयंती, ह्यूज बनी है, अच्छी बनी है, जयंती को अगर छोड़ दो आप, और तुषार दादा ने हॉलीवुड बनाई है, हाँ मुंबई से आके उसने बनाया है। झुंड बनी थी नागपुर में, झुंड बनी थी नागपुर में, लेकिन था तो बॉम्बे का ही। बराबर, सब बाहर से आके, सब बाहर से। पर अगर नागपुर के आप प्रोडक्शन हाउस बोलोगे यहाँ से कोई, तो वो दादा फिल्म आने तक आर्टिस्ट डिमोटिवेट हो जाता है। ओके। तो एक फिल्म के आने में, बनने, शूट होके हो जाने में तो सपोज 1-2 महीना हो गया, लेकिन उसकी थिएटर तक पहुंचने की जर्नी बहुत ज्यादा कठिनाइयों भरी है, मुश्किलों से भरी हुई है। आप टीडीएम का एग्जांपल देख सकते हो। टीडीएम इतनी अच्छी फिल्म बनी हुई है, एक रेडियो स्टेशन है नागपुर का, उन्होंने एक इनिशिएटिव निकाला था, हैशटैग माझा मराठी सिनेमा। रेडियो का भी नाम बता देता है, रेडियो ऑरेंज करके। तो टीडीएम के लिए किया था उन्होंने ऐसा, ठीक है, माझा मराठी सिनेमा। जेव्हा तुम्ही रिजनल भाषेत, मराठी भाषा में जब आप फिल्म बना रहे हो, तो होता है मराठी फिल्म्स को थिएटर मिलने के लिए मुश्किलें होती है, मेरा उतना नॉलेज नहीं उन सब चीजों में, लेकिन क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि ऐसे इनिशिएटिव लेना पड़ता है। टीडीएम जैसी मूवी ऑडियंस को पसंद आ रही है, लेकिन थिएटर्स में नहीं लग रही। सही बात है। तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सही बात है। आज के समय में ओटीपी चैनल्स बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, ये सारे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। तो क्यों नहीं इस तरीके की रीजनल मूवीज या चीजें वहां जाती है एज कम्पेयर टू थिएटर। ये तो मीडियम की बात हो गई। अभी देखो ना, प्लैनेट मराठी, और भी जी मराठी, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे लगती है मराठी, बराबर। तो वो भी क्या कहते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में नाम नहीं वो वेब सीरीज का, उसमें वो गाना है कुंडी लगा लो सही है, जो भी है वो अच्छी चली। तो वो डायरेक्टर सर का भी नाम नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन वहाँ उस प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग पहुंचाए तो चलती है, वो मीडियम है ना। बराबर है। वहाँ पे पैसा कम खर्च होता है थिएटर rather than थिएटर, क्योंकि आज के समय में ऐसा है कि सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है, अगर उसकी हाइप सोशल मीडिया पे बन गई तो लोग यूट्यूब पे भी उसे उठा सकते हैं। हाँ। और वो चीजें होती हुई हमने देखी है। बराबर। और इस जर्नी में क्या आप लोग एक्टिंग करते करते कुछ विचार ऐसा रखते हैं कि हम आने वाले समय में खुद का कुछ लॉन्च करेंगे एज एन डायरेक्टर, समथिंग यू आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग? फिलहाल तो हम लोग सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं। अच्छा। मैं, दर्शन और हमारे एक राइटर है, नामचीन राइटर है, प्रणय दादा सतलज। ओके। हम तीनों फिलहाल सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सॉन्ग्स के बाद हम लोग सोचेंगे, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कांतारा के लेवल का कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में। ओके। लेकिन हर एक चीज को पैसा लगता है। सही बात है। ह्यूज पैसा लगता है, बहुत बड़े पैमाने में पैसा लगता है। तो जब वो कागज पे उतरेगा तब मैं लोगों तक पहुंचूंगा उस चीज को मुकम्मल करने के लिए। करेक्ट। और फिलहाल मैं यूट्यूब और सॉन्ग्स के लिए हम लोग मतलब छोटे प्लेटफॉर्म से रील्स और छोटे वीडियोस के अलावा यूट्यूब पे हमारे
ऑलरेडी चैनल है, Correct. उसको एक वेब सीरीज का दर्जा देने के लिए, जैसे Okay. वेब सीरीज धिंगाना करके हमारी है, उसको कंटिन्यू करूंगा और सॉन्ग्स पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ओके, सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो अब जीजा साला के तौर पे आप जब दोनों एक साथ एक आईडी को शेयर करते हैं और दोनों मैनेज करते हैं उस आईडी को, तो आप लोगों को अब जाके कितने समय बाद ऐसा लगा कि अब हमें रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगा है और रिकॉग्नाइजेशन के साथ में मोनेटाइजेशन भी होने लगा है और चीजों को हमें लोग उसके लिए पेमेंट भी कर रहे हैं, ऐसा कब आपको फील हो रहा है और अब क्या ऐसे अपॉर्चुनिटीज आप तक आ रहे हैं? YouTube 2021 में ही हम लोगों को पता चल गया था कि यहाँ YouTube मोनेटाइज हो गया है, अभी सही है। फिर हम लोग वापस से मतलब लॉकडाउन खत्म हुआ, अपने अपना काम करने बॉम्बे चले गए और फिर किसी कारणवश हम लोग पर्सनल रीजंस की वजह से नागपुर आए हैं दोनों। तो जीजा साला कंटेंट बनाते बनाते 90,000 फॉलोअर्स हो गए। अब 2020 से हम लोगों ने स्टार्ट किया इंस्टाग्राम भी, तो अभी आज जाके 2024 3 साल लग गए 90,000 तक पहुंचने के लिए, बराबर, लोगों के दिमाग तक पहुंचने के लिए। लोगों को हमारे वीडियोस पहले भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं, हमेशा अच्छे लगेंगे, पर वायरल होने वाली चीज, कोई एक टॉपिक, कोई एक सब्जेक्ट जब तक लोगों तक पहुंचता नहीं। अब जीजा साला ये हिट कर गया। इससे पहले हम लोग कुछ वेरियस कैरेक्टर्स में वीडियोस बनाते थे, वो कुछ ही वीडियोस हिट होते थे, लेकिन आज हमको हर कोई जीजा साला के नाम से जानता है। करेक्ट, बहुत कम लोगों को पता है कि जीजा साला के अलावा भी हम लोगों यूट्यूब और फेसबुक पे अलग अलग प्रकार के कंटेंट डालते हैं। करेक्ट है, तो वो चीज है। तो एक करीब करीब लोगों को जो आज सक्सेस दिख रही है वो उसके पीछे कहीं ना कहीं 3-4 साल की मेहनत क्रिएशन है। और एक्टिंग की अगर जो सक्सेस दिख रही है लोगों को, हाँ, बहुत तारीफ करते हैं हम लोगों की एक्टिंग की। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग सीखे हुए, पारंगत हुए आर्टिस्ट है दोनों। हम लोग ऐसे ही मोबाइल निकाला और वीडियोस बनाना हम लोगों ने चालू नहीं किया है। हम लोगों ने 15 साल थिएटर किया है। करेक्ट। देन 2015 से टीवी सीरीज में काम कर रहे हैं और कोविड के बाद मतलब लॉकडाउन के टाइम से हम लोग कंटेंट क्रिएशन में आए हैं और वो पसंद आने लगा है लोगों को। तब जाके आप जो कलाकारी देख पा रहे हैं या जो एक्सपर्टी देख पाते वो ऐसे ही नहीं है, ऐसा ही नहीं है। हाँ, क्योंकि कई लोगों को आज का ये जनरल एक एटमॉस्फेयर है कि कैमरा लिया शुरू हो गया और कईयों के डांस, किसी का कॉमेडी, किसी का कुछ ऐसे ही चल पड़ता है। 2019-20 में शॉर्ट फिल्म का बहुत क्रेज चल रहा था। हर गली का हर एक लड़का दूसरी तीसरी गली में शॉर्ट फिल्म में बनाएंगे ऐसा हो गया था। अब वो शॉर्ट फिल्म में खत्म हो गई तो यूट्यूब चालू हो गया। तो आज हर कोई यूट्यूबर दिखता है, लेकिन हम लोग पहले से ही सीख के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। करेक्ट। तो वही है, क्योंकि सोशल मीडिया आज एक ऐसा जरिया है जिसके तहत लोग चाहे गांव में क्यों ना हो बहुत आसानी से एक फेम पा सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं उस फेम को। इस जर्नी में अमित, अभी जब हम लोग नागपुरी कंटेंट बना रहे हैं, नागपुरी चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या आपको कहीं से आउट ऑफ नागपुर भी अप्रोच आता है कि यार इस तरीके के वीडियोस भी बनाओ या फिर हमारे साथ काम करो, इस तरीके का कुछ अभी होने लगा है आपके साथ में ऐसा? इस सवाल पे तो मैं बता दूं, सबसे पहले नागपुरी टेक क्या है। नागपुरी मतलब नागपुरची भाषा। हम लोग नागपुर की जो रीजनल लैंग्वेज बात कर रहे हैं वो। टेक मतलब क्या है? टेक एंड एक्शन, रोलिंग टेक एंड एक्शन। टेक वाला टेक है कि कैमरा ऑन किया, टेक। तो अभी ये दोनों चीजों को मिला के हम लोगों ने नागपुरी टेक, नागपुरचा टेक बना ऐसा। तो आते हैं ना लोग, बोलते हैं हमको बहुत बार की दादा हिंदी में बनाओ, दादा अमरावतीशी रिलेटेड काहीतरी बनवा, पण आमचं सिटी रिलेटेड कॉन्टेंटच नाही, बराबर, आमचं भाषा रिलेटेड कॉन्टेंट आहे, आम्ही आपल्या भाषेत बनवतो। करेक्ट। सो अमित, जब हम बात करते हैं एक्टिंग को लेके, नागपुर में एज सच उतने बड़े फेसेस नहीं है एज एन सुपरस्टार या फिर बड़े सुपरस्टार्स के तौर पे, तो लेकिन कलाकारी लोगों के अंदर है, लोग चाहते हैं कि वो कलाकारी बाहर आए, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो यहाँ के यंगस्टर्स को एक्टिंग एज एन करियर चुनना चाहिए, और चुनना चाहिए तो क्या गाइडेंस आप देंगे बेसिकली? मैं ये बोलता हूँ कि जिन लोगों को एक्टिंग या एक्टिंग से रिलेटेड फील्ड में काम करना है, चाहे आपको कैमरा करना हो, चाहे आपको डायरेक्शन करना हो, एक्टिंग के साथ साथ मैं ये सारी भी चीजें बताऊंगा, आपको मेकअप ही क्यों ना करना हो, इस आर्ट वाली फील्ड में आपको आने के बाद पूरा फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा। ओके। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंस्टेंट सब कुछ चाहिए। पहले एक टाइम था,
ये सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह के पहले कि हम लोग स्कूल से घर जाते थे, फिर घर से फिर हम लोग दोस्त के घर जाते थे कि चलो खेलने जाएंगे। पता चलता था कि वो स्कूल से घर जाने के बाद मामा के गांव चला गया है, पड़ोसी करेक्ट। से पता चलता था। हाँ आज एक मैसेज में पता चलता है करेक्ट है। तू है क्या घर पे। इंस्टेंट चाहिए सब कुछ, लोग पेशेंस नहीं, टाइम नहीं दे सकते, सब घाई घाई में चाहिए। बराबर। आज अगर किया ज्वाइन तो कल रिजल्ट चाहिए। करेक्ट है। ऐसा नहीं होगा। हाँ। आपको रुकना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। चाहे आप एक्टिंग में काम करना चाहते हो तो सबसे पहले थिएटर पकड़ लो। बराबर है। आपको कैमरा अगर करना है तो आप कैमरा के क्लासेस लगाओ। आपको डायरेक्शन काम करना है तो आप इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक्स है। हाँ, तो थिएटर के बाद जैसे एक्टिंग के लिए भी इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक्स है। भारत हिंदू नाट्य विद्यालय, एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी में, और दर्शन वहां से पास आउट है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। पर ये सब कब पता चलेगा? थिएटर में घुसने के बाद। FTI में आप चले जाओ, डायरेक्शन में इंटरेस्ट है तो आपको सीखो वहां से जाके, या छोटा मोटा डायरेक्शन का डायरेक्टर के अंदर आप काम करना चालू करो, किसी डायरेक्टर के अंडर काम करो, एडी बन जाओ। उनको कोई भी चौथा पांचवा एडी बन जाओ, असिस्ट करो। अब बोलोगे तुरंत मैं डायरेक्टर बनता तो नहीं चल सकता, नहीं, फिर वो आपको घर वापस जाना पड़ेगा डिमोटिवेट होके। तुरंत ही मैं हीरो बनता, मेरे को बड़ी लीड वाली फिल्म मिलेगी, नहीं। थिएटर में एक्टिंग करके सीखना पड़ेगा, उसके बाद एकेडमिक्स तक जाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि एकेडमिक्स से क्या होगा, कॉलेज में एकेडमी में जाके क्या होगा, पर नहीं, वैसा नहीं है। एकेडमी में जाके आपको ये पता चलेगा कि और क्या सीखना है दुनिया में। अच्छा, 25 से 26 फैकल्टी आती है एक साल में। वो फैकल्टी आपको हर एक चीज सिखाती है, रोप मलकम से लेके तो आपको कैमरा एक्टिंग तक सब सिखाते हैं। इंट्रोडक्शन टू बॉलीवुड सिखाते हैं। तो ये आपको ऐसे घर बैठे बैठे थोड़ी सीखने नहीं, वो तो नहीं होगा, वो चीज है। तो जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों को यही है कि आप आइए तो पूरा मन बना के आइए और डेडिकेशन दीजिए। इंटरेस्ट होने से काम नहीं बनेगा, टैलेंट होना जरूरी है। पर सिर्फ इंटरेस्ट और टैलेंट होके भी नहीं होगा दादा। उसको चाहिए प्लेटफॉर्म जहां से आप सीख सको और जहां उस प्लेटफॉर्म पे आपके टैलेंट और इंटरेस्ट की कदर हो सके। अच्छा, नहीं तो डिमोटिवेशन ही है। देखो आर्ट वाली फील्ड में आके लोग डिमोटिवेट क्यों होते हैं, कॉन्फिडेंस क्यों लूज होता है? करेक्ट है। हर कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, नहीं। पर आपको एक्टिंग अगर सीखनी है तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर एनालिसिस, ये सारा कुछ सीखना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं सीख सकते। इसलिए जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ पूरा मन बना के आओ, टाइम लेके आओ, और एक बार आ गए तो पीछे भी मत जाओ। बराबर है, ये चीज है। सही बात है, क्योंकि कई लोग हम लोग देखते हैं कि मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए लड़के लड़कियां जाते हैं, बहुत समय तक हाथ पैर मारते हैं और उसके बाद में डिमोटिवेट होके कहीं छोटा मोटा कुछ करके अगेन बैक टू द एरियाज आ जाते हैं। लेकिन फिर वहां से नया करियर बुन पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपका 25, 26, 27 साल के आप हो गए रहते हैं, और वहां से कैसे पीछे जाए, वो एक चीज बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है। और क्या कह सकते हैं, फैमिलीज ओरिएंटेड मूवीज काफी ज्यादा, या फिर हम लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हम लोग ज्यादातर फैमिली से आते देखते हैं जिनकी ऑलरेडी जनरेशन उसमें गई है, तो फिर उनसे कम्पीट करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे प्रोज एंड कॉन्स है, सब चीजों की वजह से फिर चीजें अटकती है। जब हम लोग बात करते हैं एक्टिंग की, तो अगर किसी को सच में एक्टर ही बनना है तो उसकी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, अगर उसे शुरुआत ही करनी है? मैं अगर पूछना चाहूँ कि आपने सबसे पहले कहाँ से एक्टिंग शुरू की, अगर ऐसा, तो वही आपका रेफरेंस लोगों को मिले कि यार सबसे पहला कीड़ा मुझे पता चला कि भैया मैं कुछ करूंगा तो एक्टिंग करूंगा, वो कहाँ जाएगा? मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मुझे पहले से ही ऐसा लगता था कि मैं एक्टर हूँ। मुझे सब आता है, एक्टिंग करना बहुत आसान है। डांस आपको सीखना पड़ेगा, फिर डांस की स्टेप ये वो, एक्टिंग तो आती है, झूठ बोलना तो तुरंत आता है। 4 लोगों के सामने अभिनय करना, एक्टिंग करना, ये तभी समझ में आता है जब एक्चुअली में 4 लोगों के सामने हम जाके करते हैं। तो मैं बताऊं कि अगर शुरुआत करना है आपको एक्टिंग की, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर में आइए। थिएटर में आइए, कोई भी छोटा मोटा थिएटर पकड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, आपको आपका टैलेंट कितना डेवलप करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट करना है, ये सब सारी चीजें थिएटर सिखा देता है। तो जो भी आना चाहता है मैं उसको पहली स्टेप बताऊंगा कि थिएटर तक पहुंचो एक्टिंग वालों के लिए। कोई कोई लोगों में टैलेंट पहले से ही होता है, कॉन्फिडेंस पहले से ही होता है, परवरिश में ही होता है। कुछ कुछ लोगों में टैलेंट
की कमी होती है, पर ऐसा नहीं है कि जिसमें टैलेंट की कमी है वो डेवलप नहीं कर सकता। बराबर है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, मुझे लगता था सब कुछ आता है लेकिन आता कुछ नहीं था। ठीक है। मैं करते गया। मुझे तो स्टार्टिंग में बताया ना, 3 साल तक सिर्फ झाड़ू, चाय और छोटे मोटे रोल ही मिलते गए। हम्म। लेकिन मेरी जिद, इच्छा शक्ति और डेडिकेशन इतना स्ट्रांग था कि मैं सीनियर्स को देख देख के सीखता था। मैं सीनियर्स से मोटिवेटेड होता था ओके। कि ये सीनियर अगर लीड कर रहा है तो मेरे को भी लीड चाहिए, ये प्राइज ले रहा है तो मुझे भी प्राइज चाहिए। मैंने अपने आप को टिका के रखा वहां पे। मैं सोचता कि इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, हाँ, तो मैं वापस वापस आज आ यहाँ पे जाते हैं। बैठा भी नहीं होता। सही बात है। तो थिएटर पे पहले जाइए, जो भी एक्टिंग वाली फील्ड में आना चाहता है एक्टिंग ही करना है। हाँ, थिएटर बेस्ट है, थिएटर बेस्ड है। थिएटर ओके, के अलावा कुछ नहीं। बराबर। तो एज एन एक्टर जब वो थिएटर चुनते हैं तो क्या थिएटर भी क्योंकि मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो थिएटर में हमें पेमेंट देनी होती है या फीसेस लेवल पे होता है, या थिएटर जस्ट लाइक कोई एक व्यक्ति होता है जो चला रहा है उस चीज को और वो लोगों को मोटिवेट करता है, या इज इट लाइक अ इंस्टीट्यूट के तौर पे काम करता है थिएटर? हाँ, बिल्कुल इंस्टीट्यूट के तौर पे काम ओके। करता है, लेकिन उस समय मैंने जब बहुजन रंगभूमि ज्वाइन किया था, पहला ही थिएटर ग्रुप था मेरा, तो वीरेंद्र दादा का ऐसा था कि वो किसी को पैसा देते भी नहीं थे और किसी से पैसा लेते भी नहीं थे। ये चीज मैं उनसे सीखा हूँ। तो मुंबई में, अगर मुंबई की बात करें तो है बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स है जहाँ पे आपको फीस भरनी पड़ती है। अच्छा। बहुत सारे थिएटर के गुरुजीज है या फिर थिएटर ग्रुप्स है कि जो नहीं भी लेते पैसा। ठीक है। दिल्ली में आप जाओ तो रेपेटरी कंपनी होती है, रेपेटरी मतलब एक नाटक कंपनी। वहां पे बहुत सारी रेपेटरी कंपनी है, अस्मिता थिएटर ग्रुप है और बहुत सारे हैं। तो उन लोगों में शायद वो आपको स्टाइफंड तो देते हैं, लेकिन है कुछ कुछ ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स कि पैसा भरना पड़ता है और वहां पे थिएटर करना पड़ता है, क्योंकि ओके। थिएटर करने के लिए भी थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिसमें सबसे कम पैसा है। सही बात है। मतलब टिकट जितनी बिकेगी उतना ही है, उतना ही है। और मेहनत महीने भर की, 2 महीने। महीने की, 3 महीने की। करेक्ट। तो अब जो थिएटर सिखा रहा है वो बच्चों से ही पैसा लेगा ना, और हाँ, किससे लेगा? हाँ, सही चाय बात का है। खर्चा लगता है, प्रैक्टिस के हॉल का खर्चा लगता है, सेट का खर्चा लगता है, तो कुछ कुछ कॉस्ट्यूम्स हो गया सारा कॉस्ट्यूम्स हो सब। गए। तो कुछ कुछ लोग हैं जो फ्री में करते हैं हम्म। और कुछ कुछ लोग हैं जो कि पैसा लेते, फीस फीड लेते हैं, फीस और वो बेस्ड। फीस बनती भी है। ओके। मैं नहीं मानता कि वो गलत है। ओके। आपको अगर ट्यूशन, स्कूल की ट्यूशन पढ़ना है तो तो आप ट्यूशन पैसा देते कि नहीं? पैसा देते। आप कैमरा एक्टिंग के पैसे देते हो तो थिएटर के भी फीस हमको देनी चाहिए। और जो गुरुजी और जो लोग पैसे नहीं लेते, जो डायरेक्टर्स पैसे नहीं लेते, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको सीखना है तो आप मुट्ठी बंद करके पैसे दे दो कि गुरुजी ये आप गुरु दक्षिणा रखिए। थिएटर इजी नहीं है, बहुत करेक्ट पैसा लगता है थिएटर में, करेक्ट और करेक्ट। मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन हाँ, आउटपुट कम है। सही बात तो है। उस आउटपुट के लिए हमें खुद इनिशिएटिव लेके करना चीजें करनी पड़ेगा। तो पड़ती मुझे सीखना है ना थिएटर, तो हैं। मैं क्या करूंगा? मुझे अगर थिएटर ही सीखना है, नाटक में काम करना है, अब मेरे पास 1 लाख रुपए तो है नहीं, समझ के चलो। किसी थिएटर, कोई अच्छा वेल नोन थिएटर ग्रुप है, 1 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं दूसरा ग्रुप ढूंढूंगा, और मैं ओके। चुप नहीं बैठूंगा। सही ये बात है। चीज रखनी चाहिए, बराबर। शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से, चालू तो करना पड़ेगा। ये चीज है। बराबर। सोशल मीडिया में एज एन करियर के तौर पे आप आने वाले 4-5 सालों में खुद को कहाँ देखते हैं, अपनी आईडी को कहाँ देखते हैं, आपके क्या विजन्स है इस चीज को लेके कि मैं एज एन इंस्टाग्राम ये नंबर पे अपने आप को देखता हूँ, या फिर एक एक विजन होता है ना हमारा कि यार आने वाले 3-4 सालों में नागपुरी टेक क्या सोचता है? मैं तो चाहता हूँ कि नागपुरी टेक आने वाले 3-4 सालों में मिलियंस में जाए, फॉलोअर्स मिलियंस में बढ़े। उस तरीके का हम लोग कंटेंट भी देंगे, ओके। उस तरीके का एंटरटेन करवाएंगे लोगों को। करेक्ट। और अपने आप को कहाँ देखते हो? तो कोई भी एक्टर अगर इस फील्ड में है तो वो अपने आप को तो बड़े पर्दे पे ही देखना पसंद करेगा, सही बात है। वर्ल्ड वाइड ही देखना पसंद करेगा, वो भी है। तो ये चीज है। बिल्कुल। डेफिनेटली मैं चाहूंगा, नागपुर की तरफ से चाहूंगा कि आप एक नागपुर का चेहरा बने आने वाले समय में। एक जाते जाते अगर आपको एक मैसेज दे पाए यूथ को जो आपको देखता है, क्योंकि पहला मैसेज तो मैं ही दे सकता हूँ आपको कि जो ये आप इनको देखते हैं जीजा साला को, ये ट्रेन व्यक्ति है, ट्रेन पर्सन है, और अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आज ये आपको डिलीवर कर पा रहे, तो ये तो मेरी तरफ से पहला ही मैसेज इनके लिए। लेकिन यूथ को जब आप देखते हैं कि फील्ड में आ रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छे कामों में और अपने स्किल को दिखाने में, तो अगर आप उनको कुछ वर्ड्स अपना मैसेज दे पाए। मैं दोनों चीजों के बारे में बोलूंगा, थिएटर के भी बारे में और सोशल मीडिया के भी बारे में। अगर आपको सोशल मीडिया पे आना ही है और रील्स बनाना है, इंस्टाग्राम पे बोलो, फेसबुक पे बोलो, या यूट्यूब के लिए क्रिएट करना है, तो यहाँ पे भी आप डेडिकेशन के साथ आइए। मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं दादा कि आपके साथ काम करना है, आपके साथ काम करना है, तो मैं सबको रिस्पॉन्स भी करता हूँ। पर ऐसा होता है कि उन लोगों में भी पेशेंस नहीं है। सोशल मीडिया कितना पेशेंस, मेरा पेशेंस देखो ना, 2020 में चालू किया, आज 2024 में पॉपअप हुआ हूँ, लोग जानने लगे, फेम मिल रहा है और पैसे भी आ रहे हैं। जो भी हमारी रोजी रोटी है वो इसी के तो हिसाब से आ रही है, इसी के दम पे आ रही है। तो मेरा ये है कि आ रहे हो इस सोशल मीडिया के दुनिया में, तो डेडिकेशन से आओ, 4 वीडियोस बना के छुप मत जाओ, रुक मत जाओ, और अपने आप को एक्टर, एज एन एक्टर बनाना चाहते हो तो कोई भी छोटा मोटा थिएटर ग्रुप पकड़ लो। छोटा मोटा थिएटर ग्रुप पकड़ने के बाद बड़ा थिएटर ग्रुप और बड़ी फिल्में अपने आप ही मिलने लग जाती है, बस समय देना होता है, इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी है, थिएटर के लिए भी और सोशल मीडिया के लिए। एब्सोल्युटली। तो सारांश की अगर मैं बात करूं तो ये है कि हर चीज के पीछे कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, हार्डवर्क होता है, और फ्रूट उसके एक समय बाद, पेड़ लगने के बाद फल मिलेगा आपको। करेक्ट। सो स्टे देयर। बस वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना चक दे इंडिया का, कि बस खड़े रहो, स्टे देयर एंड थिंग्स विल कम। सो थैंक यू अमित, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और काफी कुछ डिटेल्स आपने हमें बताई, बहुत सारी चीजें आपसे सीखने मिली, और एक उभरते स्टार हो आप नागपुर के। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम द राहुल डोंगरे शो आपको। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। मजा आया मुझे भी आपसे बात करके। और लास्ट में ये बोलूंगा अपनी ऑडियन्स के लिए की फक्त तुमच्यासाठी तर करतो, नाही तर आम्हाला काय परवडते। तो हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमारे कंटेंट देखते रहिए, क्योंकि तुमच्यासाठीच करतो, नाही तर आम्हाला काहीच परवडत नहीं। एब्सोल्युटली दोस्तों, तो लिंक आप लोगों को इनके चैनल की भी यहाँ पे मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।